नमस्ते। आज हम सब अपनी आंखों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। हमारे पास एक दिलचस्प दस्तावेज है, कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्थेल्मोलॉजी से लिया गया एक हिस्सा। ये आंखों की फोकस करने की क्षमता और उसमें जो गड़बड़ियां होती है ना, उसके बारे में है। हाँ बिल्कुल। आज हम बात करेंगे कि जो एकदम परफेक्ट नज़र होती है, जिसे एमेट्रोपिया कहते हैं, वो क्या है। और फिर वो जो आम दिक्कतें हैं एमेट्रोपिया, जैसे पास की नज़र कमज़ोर होना मतलब मायोपिया, या फिर दूर की नज़र में दिक्कत हाइपरमेट्रोपिया, और वो जो थोड़ा क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है एस्टिग्मेटिज्म। हाँ, एस्टिग्मेटिज्म। और हमारा मकसद बिल्कुल साफ है ना, ये समझना कि भाई आंखें ये रोशनी को फोकस कैसे करती हैं, और जब ये सिस्टम ठीक से काम नहीं करता तो क्यों नहीं करता, क्या गड़बड़ होती है, और फिर इन दिक्कतों का पता कैसे लगाया जाता है और उनको ठीक कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक बात से शुरू करते हैं। ये एमेट्रोपिया क्या चीज है? एमेट्रोपिया, आप इसे समझ लीजिए कि आंखों की दुनिया का परफेक्ट स्कोर है ये। मतलब जब आपकी आंख एकदम रिलैक्स्ड है, कोई जोर नहीं डाल रही, तो दूर अनंत से आने वाली रोशनी की किरणें वो सीधे रेटिना पर बिल्कुल सही जगह पर फोकस होती हैं। इसी को हम आमतौर पर 6-6 विजन या नॉर्मल विजन कहते हैं। सब कुछ एकदम साफ। अच्छा, मतलब ये एकदम आइडियल सिचुएशन है। तो फिर एमेट्रोपिया क्या हुआ, इसका ठीक उल्टा? हाँ बिल्कुल। एमेट्रोपिया मतलब आंखों के फोकस सिस्टम में कोई ना कोई गड़बड़ है, मतलब रिफ्रैक्टिव एरर है। इसमें वही जो दूर से रोशनी आ रही है वो रेटिना पर ठीक से फोकस नहीं होती, या तो रेटिना से थोड़ा पहले या फिर रेटिना के पीछे चली जाती है, और इसी वजह से फिर धुंधला दिखता है। और इसकी, जैसा हमने कहा, 3 मुख्य किस्में हैं: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। चलिए तो फिर एक एक करके इनको समझते हैं। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं शायद इसे। इससे शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है? मायोपिया में, जैसा नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग जाता है, पास की चीजें तो साफ दिखती हैं, लेकिन दूर की चीजें धुंधली नजर आती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आंख की फोकस करने की पावर है वो जरूरत से ज्यादा होती है, या फिर आंख की लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है। तो नतीजा ये होता है कि रोशनी रेटिना तक पहुंचने से पहले ही फोकस हो जाती है। अच्छा, और मैंने सुना है कि कभी-कभी ये मायोपिया काफी सीरियस भी हो सकता है। वो शोध में पैथोलॉजिकल मायोपिया का जिक्र था। ये क्या होता है? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। पैथोलॉजिकल मायोपिया एक गंभीर स्थिति है। इसमें सिर्फ नंबर ज्यादा नहीं होता, बल्कि आंख के पिछले हिस्से में, मतलब रेटिना और उसके आसपास की परतों में परमानेंट बदलाव आने लगते हैं। आप सोचिए, आंख का पर्दा जैसे खिंच सा जाता है, उसमें कमजोरी आ जाती है। जो ऑप्टिक नर्व है वो थोड़ी अलग दिख सकती है। रेटिना के पतले होने या उसमें छेद होने का खतरा बढ़ जाता है। और कभी-कभी मैक्यूला, जहां सबसे तेज नजर बनती है, वहां छोटे-छोटे डैमेज स्पॉट्स बन सकते हैं। फॉस्टर फुट स्पॉट कहते हैं उन्हें। तो ये सब मिलकर नजर को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो वाकई चिंता की बात है। मतलब सिर्फ धुंधलापन नहीं, नजर जाने का भी खतरा है इसमें तो। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए अगर किसी का मायोपिया का नंबर बहुत ज्यादा है तो रेगुलर आई चेकअप वो बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि इन बदलावों पर नजर रखी जा सके। और इसके इलाज के लिए क्या है? स्रोत में सर्जरी का जिक्र था, आजकल क्या ऑप्शंस हैं? हाँ, इलाज के लिए तो देखिए, चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस तो हैं ही, वो सबसे कॉमन है। सर्जरी की बात करें तो आजकल लेज़र तकनीकें काफ़ी पॉपुलर हैं, जैसे लेसेक या पीआरके। इसमें लेज़र से आंख की जो बाहरी परत है, कॉर्निया, उसको थोड़ा रीशेप करते हैं ताकि रोशनी सही जगह फोकस हो। ये काफ़ी सफल है वैसे। और कुछ बहुत ज़्यादा नंबर वाले केस हों या ख़ास मामले हों तो आंख के अंदर का जो नेचुरल लेंस है उसे हटाकर आर्टिफिशियल लेंस भी डालते हैं। लेकिन इनमें रिस्क भी तो होता होगा, सर्जरी है आखिर। हाँ देखिए, हर मेडिकल प्रोसीजर की तरह इसमें भी कुछ ना कुछ जोखिम तो होते ही हैं। जैसे इन्फेक्शन का थोड़ा खतरा रहता है, आंखों में सूखापन बढ़ सकता है, या रात में लाइट के चारों तरफ थोड़ी चमक दिख सकती है। और जो सबसे गंभीर, हालांकि काफ़ी रेयर होता है, वो है रेटिना का अपनी जगह से हटना, रेटिनल डिटैचमेंट। इसलिए डॉक्टर पूरी जांच करने के बाद ही सलाह देते हैं कि सर्जरी किसके लिए सही है और क्या उम्मीदें रखनी चाहिए। अच्छा, स्रोत में ये भी लिखा था कि मायोपिया का कनेक्शन कुछ और हेल्थ कंडीशन से भी हो सकता है। हाँ, ऐसा देखा गया है। कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे मार्फन सिंड्रोम, जिसमें शरीर का कनेक्टिव टिश्यू कमजोर होता है। उनमें मायोपिया होने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। या फिर आंख की ही कुछ दिक्कतें हों, जैसे जन्मजात ग्लूकोमा, या आंख का साइज बहुत छोटा हो,
माइक्रोफ्थैल्मस, उसके साथ भी मायोपिया जुड़ा हो सकता है। ये थोड़ी जटिल चीजें हैं, पर हाँ, कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, ये तो हुई मायोपिया की बात। अब आते हैं दूसरी आम समस्या पर, हाइपरमेट्रोपिया, मतलब दूरदर्शिता। जी। ये मायोपिया का एकदम उल्टा है ना? हाँ जी, बिल्कुल उल्टा। हाइपरमेट्रोपिया में आंख की जो फोकसिंग पावर है वो जरूरत से कम होती है, या फिर आंख की लंबाई थोड़ी कम होती है। तो नतीजा क्या होता है? दूर से आने वाली रोशनी अगर आंख बिल्कुल रिलैक्स्ड हो तो रेटिना के पीछे फोकस होती है। इसका मतलब ये है कि साफ देखने के लिए आंख को लगातार मेहनत करनी पड़ती है, अकोमोडेट करना पड़ता है, खासकर पास की चीजों के लिए। और कई बार तो दूर की चीजें भी धुंधली लग सकती हैं, खासतौर पर अगर नंबर ज्यादा हो या उम्र बढ़ रही हो। तो इसके लक्षण क्या हुए? मतलब लगातार मेहनत से आंखों में खिंचाव या सिरदर्द वगैरह? हाँ, बिल्कुल। आंखों में थकान महसूस होना, खिंचाव, सिर दर्द, खासकर पढ़ने या कंप्यूटर पर देर तक काम करने के बाद, ये आम लक्षण हैं। और बच्चों में अगर ज्यादा हाइपरमेट्रोपिया हो और उसे ठीक ना करें तो आंखों में भेंगापन, मतलब स्ट्रैबिस्मस भी हो सकता है। जांच के दौरान डॉक्टर को कुछ खास चीजें दिख सकती हैं, जैसे ऑप्टिक डिस्क थोड़ी अलग दिख सकती है, या रेटिना पर एक खास तरह की चमक, शॉर्ट सिल्क अपीयरेंस कहते हैं। और अल्ट्रासाउंड यानी ए स्कैन से आंख की लंबाई कम होने का भी पता चल जाता है। और क्या इसकी भी सीरियसनेस के कुछ लेवल्स होते हैं? हाँ, जैसे मायोपिया के नंबर होते हैं, वैसे ही हाइपरमेट्रोपिया के भी होते हैं। अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन AOA ने इसकी गंभीरता को समझने के लिए ग्रेडिंग भी दी है। उससे इलाज तय करने में आसानी होती है। समझ गए। अब आते हैं तीसरे प्रकार पर, एस्टिग्मेटिज्म, दृष्टि वैषम्य। ये नाम ही थोड़ा टेढ़ा लगता है। हाँ, ये थोड़ा अलग है। देखिए, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में क्या था कि आंख की पावर हर दिशा में, हर मेरिडियन में एक जैसी कम या ज्यादा थी। लेकिन एस्टिग्मेटिज्म में दिक्कत ये है कि आंख की पावर अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होती है। इसको ऐसे समझें कि हमारी आंख की जो सामने वाली खिड़की है, कॉर्निया, वो अगर परफेक्ट गोल ना होकर थोड़ी अंडाकार हो, जैसे फुटबॉल की जगह रग्बी बॉल जैसी शेप हो, तो रोशनी एक पॉइंट पर फोकस होने के बजाय दो अलग अलग लाइनों पर फोकस होती है। अच्छा, मतलब एक ही चीज को देखते हुए कुछ हिस्सा साफ और कुछ धुंधला दिख सकता है, या फिर चीजें थोड़ी खींची हुई सी, टेढ़ी मेढ़ी। पर जोर पड़ने का कारण बनता है। ज्यादातर लोगों में ये रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म होता है, जिसे चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस में सिलिंड्रिकल पावर देकर ठीक कर सकते हैं। कभी कभी कॉर्निया में चोट या बीमारी की वजह से इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म भी हो जाता है, जिसे ठीक करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। तो इस अंडाकार शेप का या अलग अलग पावर का पता कैसे लगाते हैं? इसके लिए कुछ खास जांचें होती हैं। एक तो है केराटोमेट्री या कॉर्नियल टोपोग्राफी। ये मशीन कॉर्निया की सतह का पूरा नक्शा बना देती है, जिससे पता चलता है कि वो कितना और किस दिशा में अंडाकार है। रेटिनोस्कोपी से भी इसका अंदाजा लगता है। और फिर फाइनल नंबर के लिए मरीज के साथ बैठकर खास तरह के चार्ट, जैसे एस्टिग्मेटिक फैन होता है, और लेंस, जैक्सन क्रॉस सिलेंडर, उसका इस्तेमाल करके पक्का करते हैं कि किस सिलेंड्रिकल नंबर और किस एंगल यानी एक्सिस पर सबसे साफ दिख रहा है। लेना देना है। अकोमोडेशन, ये हमारी आंखों का समझिए ऑटो फोकस सिस्टम है। हमारी आंख के अंदर एक नेचुरल लेंस होता है और उसके चारों तरफ एक मांसपेशी होती है, सिलियरी मांसपेशी। जब हम पास की कोई चीज देखते हैं तो ये मांसपेशी सिकुड़ती है, उससे लेंस थोड़ा मोटा हो जाता है और आंख की फोकसिंग पावर बढ़ जाती है। इसी वजह से हम दूर देखते देखते अचानक पास की किताब या मोबाइल पर एकदम से फोकस कर पाते हैं। ये कमाल की क्षमता है ना? हाँ बिल्कुल। और इसमें भी गड़बड़ हो सकती है। आपने कहा था कमी, पैरालिसिस या ऐंठन। हाँ बिल्कुल। अकोमोडेशन की कमी मतलब इनसफिशिएंसी का मतलब है कि ये ऑटो फोकस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, जरूरत पड़ने पर पावर बढ़ा नहीं पा रहा। ये अक्सर उम्र के साथ होता है, जिसे हम प्रेसबियोपिया कहते हैं, वो 40 के आसपास पास का चश्मा लगना। पैरालिसिस मतलब पैरालिसिस ऑफ अकोमोडेशन या साइक्लोप्लेजिया। इसका मतलब है कि ये सिस्टम पूरी तरह से काम करना बंद कर गया है, ठप हो गया है। ऐसा कुछ आई ड्रॉप्स डालने से हो सकता है, जैसे जांच के दौरान एट्रोपिन डालते हैं, या फिर किसी नर्व प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। इसमें पास का बिल्कुल धुंधला हो जाता है। और वो ऐंठन, स्पैज्म, ये क्या है? ऑटो फोकस अटक गया क्या? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। अकोमोडेशन की ऐंठन या स्पैज्म में ये सिस्टम जरूरत से ज्यादा काम करने लगता है और फिर रिलैक्स नहीं हो पाता। ये कुछ दवाओं के असर से हो सकता है, या फिर बहुत ज्यादा देर तक आंखें गड़ाकर पास का काम करने से, खासकर तनाव में। नतीजा क्या होता है? आंखें जबरदस्ती फोकस मोड में फंसी रहती हैं। इससे व्यक्ति को टेम्परेरी मायोपिया जैसा महसूस हो सकता है,
जिसे स्यूडोमायोपिया कहते हैं, नकली मायोपिया। और आंखों में बहुत दर्द या खिंचाव हो सकता है, जिसे एस्थेनोपिया कहते हैं। क्या मतलब, अगर कोई घंटों स्क्रीन पर लगा रहे तो उसे टेम्परेरी मायोपिया हो सकता है? ये तो आजकल बहुत कॉमन होगा फिर। हाँ, बिल्कुल मुमकिन है, खासकर अगर बीच में ब्रेक ना लिया जाए और आंखों को थोड़ा रिलैक्स ना किया जाए। इसे डिजिटल आई स्ट्रेन का एक हिस्सा मान सकते हैं। तो ये तो मी सारी दिक्कतें और उनके कारण। अब सवाल ये है कि पता कैसे लगाते हैं कि किसको कौन सी दिक्कत है और कितने नंबर की हैं? आपने कहा था ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तरीके होते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव वाले बताइए, जिनमें मरीज को कुछ बताना नहीं पड़ता। सही है। ऑब्जेक्टिव तरीकों में डॉक्टर मशीनों या अपनी तकनीक से सीधे आंखों की जांच करके नंबर का एक अंदाजा लगाते हैं। सबसे क्लासिक तरीका जो है वो है रेटिनोस्कोपी, जिसे शैडो टेस्ट भी कहते हैं। इसमें डॉक्टर एक खास लाइट, रेटिनोस्कोप, उससे आंख में देखकर रोशनी के रिफ्लेक्शन को परखते हैं। फिर अलग अलग पावर के लेंस लगाकर देखते हैं कि कब वो रिफ्लेक्शन न्यूट्रल होता है। इससे स्फीयर और सिलेंडर दोनों पावर का काफी सटीक अंदाजा लग जाता है। और वो वेट रेटिनोस्कोपी क्या थी? गीली आंखों से जांच? हाँ, नहीं, गीली आंखें नहीं। वेट का मतलब है आई ड्रॉप्स डालकर। साइक्लोप्लेजिक्स कहते हैं उन ड्रॉप्स को। क्या होता है ना, बच्चों और युवाओं में खासकर जिन्हें हाइपरमेट्रोपिया है, उनका वो ऑटो फोकस यानी अकोमोडेशन बहुत एक्टिव होता है। वो जांच के दौरान गड़बड़ कर सकता है। तो ये ड्रॉप्स उस ऑटो फोकस को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल बंद कर देती हैं, पैरालाइज कर देती हैं। इससे एकदम सही जो छुपा हुआ नंबर है वो भी पता चल जाता है। इसे कहते हैं वेट रेटिनोस्कोपी। अच्छा, समझ गई। और आजकल वो कंप्यूटर वाली मशीन भी तो होती है, ऑटो रिफ्रैक्टर। हाँ, ऑटो रिफ्रैक्टर, वो तो अब बहुत कॉमन है। आप बस मशीन में थोड़ी देर देखते हैं और वो फट से आपके नंबर, स्फीयर, सिलेंडर, एक्सिस और दोनों आंखों के बीच की दूरी, सबका एक अंदाजन प्रिंट आउट दे देती है। ये बहुत तेज और आसान है, खासकर शुरुआती जांच के लिए। लेकिन याद रखिए, ये मशीन का सिर्फ एक अंदाजा होता है, फाइनल प्रिस्क्रिप्शन नहीं। और केराटोमेट्री और फोटो रिफ्रैक्शन भी इसी कैटेगरी में आते हैं। जी, केराटोमेट्री कॉर्निया के कर्वेचर मतलब उसके घुमाव को मापती है। ये एस्टिग्मैटिज्म पता लगाने और खासकर कॉन्टैक्ट लेंस की फिटिंग के लिए बहुत जरूरी है। फोटो रिफ्रैक्शन एक और तकनीक है जो खासकर बहुत छोटे बच्चों या शिशुओं के लिए अच्छी है, क्योंकि ये दूर से ही दोनों आंखों का अंदाजा लगा लेती है बिना ज्यादा सहयोग के। ठीक है, तो ये तो हुए वो तरीके जिनसे डॉक्टर बिना आपसे पूछे ही आपकी आंखों के नंबर का एक रफ आइडिया लगा लेते हैं। लेकिन सबसे सटीक नंबर पाने के लिए आपकी अपनी भूमिका भी अहम हो जाती है। यह है सब्जेक्टिव तरीका, है ना? बिल्कुल। सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन असल में वही प्रक्रिया है जो हम सब ने कभी न कभी चश्मे का नंबर बनवाते वक्त अनुभव की है। डॉक्टर या ऑप्टोमेट्रिस्ट वो ऑब्जेक्टिव जांच से जो नंबर मिला है उसे एक ट्रायल फ्रेम में लगाते हैं, वो भारी सा चश्मा, और फिर आपसे पूछते हैं अब बेहतर दिख रहा है या पहले वाले लेंस से? अक्षर किस में ज्यादा काले और साफ हैं, नंबर 1 या नंबर 2? हाँ, वो एक बेहतर या दो बेहतर वाला सवाल याद आ गया। बिल्कुल वही। इसमें आपके जवाब के आधार पर लेंस को फाइन ट्यून किया जाता है जब तक आपको सबसे साफ ना दिखने लगे। एस्टिग्मेटिज्म के लिए वो जैक्सन क्रॉस सिलेंडर या फैन चार्ट का इस्तेमाल होता है। एक फॉगिंग टेक्निक भी होती है जिसमें जानबूझकर थोड़ा धुंधला करके एकोमोडेशन को रिलैक्स किया जाता है। एक लाल हरे रंग वाला ड्यूक्रोम टेस्ट होता है जो बताता है कि फोकस सही जगह है या नहीं, और एक पिन होल टेस्ट भी होता है। अगर छोटे से छेद से देखने पर साफ दिखने लगता है तो इसका मतलब है कि धुंधलापन नंबर की वजह से है, आंख की किसी और बीमारी की वजह से नहीं। कमाल है। मतलब कितने सारे छोटे छोटे टेस्ट और तरीके हैं बिल्कुल सही नंबर तक पहुंचने के लिए। और जब वो परफेक्ट नंबर मिल जाता है तो उसे ठीक करने के क्या क्या रास्ते हैं? देखिए, ठीक करने के मुख्य रूप से 3 रास्ते हैं, और कौन सा चुनना है ये काफी कुछ व्यक्ति की जरूरत, उसकी लाइफस्टाइल, आंखों की हेल्थ और हाँ, बजट पर भी निर्भर करता है। ये सबसे आम, सबसे सुरक्षित और सबसे किफायती तरीका है। हर तरह के नंबर और जरूरत के लिए लेंस मौजूद है, सिंगल विजन, बायफोकल, प्रोग्रेसिव। दूसरा, कॉन्टैक्ट लेंस। उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो चश्मा नहीं पहनना चाहते या शायद स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं। ये ज्यादा वाइड व्यू भी देते हैं। लेकिन हाँ, इनकी साफ सफाई और देखभाल बहुत जरूरी है जी। और कुछ स्थितियों में, जैसे आंखों में बहुत ज्यादा सूखापन हो या कोई पुराना इन्फेक्शन हो, तो इन्हें नहीं पहनना चाहिए। और तीसरा है रिफ्रैक्टिव सर्जरी, जैसे लेसिक, पीआरके वगैरह। ये नंबर को परमानेंटली हटाने का तरीका है। इसमें कॉर्निया को लेजर से रीशेप करते हैं।
ये आमतौर पर 20-21 साल की उम्र के बाद जब नंबर स्टेबल हो जाता है तब की जाती है, पर यह हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं होती और इसके भी अपने फायदे नुकसान हैं जिन पर डॉक्टर से अच्छी तरह बात करनी चाहिए। तो मतलब इन सभी तरीकों का लक्ष्य एक ही है, अमेट्रोपिया को ठीक करके वापस एमेट्रोपिया वाली स्थिति में लाना, यानी साफ नजर पाना। हाँ बिल्कुल, लक्ष्य तो यही है कि आपको साफ और आरामदायक दृष्टि मिले ताकि आप दुनिया को बिना किसी परेशानी के देख सकें। और सबसे अच्छा तरीका वही है जो आपकी आंखों और आपकी जिंदगी के लिए सबसे फिट बैठता हो। तो आज हमने आंखों की इस फोकस करने की पूरी कहानी को समझा, कैसे नॉर्मल विजन मतलब एमेट्रोपिया काम करता है और कैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म यानी एमेट्रोपिया में गड़बड़ होती है। हमने आंखों के ऑटो फोकस सिस्टम, अकोमोडेशन और उसमें आने वाली समस्याओं को भी जाना। और हमने ये भी देखा कि इन गड़बड़ियों का पता लगाने के लिए कैसे ऑब्जेक्टिव तरीके हैं जैसे रेटिनोस्कोपी, ऑटो रिफ्रैक्टर, और फिर सब्जेक्टिव तरीके भी जिनसे मरीज से पूछकर नंबर को फाइन ट्यून किया जाता है। साथ ही सुधार के लिए चश्मे, कॉन्टैक्ट लेंस और सर्जरी जैसे कई विकल्प मौजूद हैं। ये सब सुनकर ना एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, आजकल सुधार के इतने सारे विकल्प मौजूद हैं, चश्मे में ही इतनी वैरायटी है, फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, फिर कई तरह की सर्जरीज भी आ गई हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति सिर्फ 6-6 विजन पाने से आगे बढ़कर अपने लिए सबसे सही या बेस्ट विकल्प कैसे चुन सकता है? मतलब किसी की लाइफस्टाइल कैसी है, किसी का काम क्या है, किसी की पर्सनल पसंद क्या है, बजट कितना है, वो कितना रिस्क लेने को तैयार है, ये सब बातें इस फैसले को कितना और कैसे प्रभावित करती होंगी। ये सोचने वाली बात है।